Hello, dear students. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to IPC. बट ये लेक्चर किसी जुडिशियल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. ये लेक्चर स्पेशली एलएलबी के उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अभी फ्रेशर हैं और फर्स्ट ईयर में ही और फर्स्ट सेमेस्टर में ही हैं. उन्हें एक माइंड में कन्फ्यूजन सा रहता है कि हम आंसर राइट कैसे करें. तो ये स्पेशली वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है. लेकिन ऐसा नहीं कि ये जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है या लीगल अवेयरनेस से इंपॉर्टेंट नहीं है. ये टॉपिक आपका हर एक लिहाज से इंपॉर्टेंट है. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है आंसर राइटिंग पर. आंसर राइटिंग टोटली मैं इसी तरह से लिखकर आपको आज समझाने वाली हूँ. किसी को कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा. और अदरवाइज इतनी भी गंदी मेरी राइटिंग नहीं है कि आपको समझ ना आए. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉजिंग मिसगैरेज पर. कॉजिंग मिसगैरेज. देखिए, अगर मान लो कॉजिंग मिसगैरेज का ये टॉपिक आ जाता है एग्जाम में तो आपको कौन कौन से प्रोविजंस मेंशन करने हैं, कैसे आंसर की आपने स्टार्टिंग करनी है, वो सारा का सारा पॉइंट मैं इसमें बताऊंगी. देखिए, कई बार क्या होता है कि हम इंट्रोडक्शन भी लिख देते हैं. हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है. बट अगर आप एलएलबी का एग्जाम दे रहे हो, लॉ के रेफरेंस में एग्जाम दे रहे हो, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन भी यहाँ पर डालो. तो आपने इंट्रोडक्शन नहीं लिखना. उस जगह आप क्या करोगे, सिंपल सा अपना इंट्रोडक्शन आप एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पर. जैसे कॉजिंग मिसगैरेज की अगर आप बात करते हो तो कॉजिंग मिसगैरेज टर्म को आईपीसी में डिफाइन नहीं किया गया. तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि द टर्म कॉजिंग मिसकैरेज is not defined in the Indian Penal Code anywhere. It is similar. It is similar to the word abortion. ठीक है, हमें नहीं पता कि इसकी डेफिनेशन क्या है. हमने ये बता दिया कि ये कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया आईपीसी के अंदर. आप इंडियन पिनल कोड पूरा लिखिएगा आंसर राइटिंग में. इट इज सिमिलर टू द वर्ड अबॉर्शन. ये अबॉर्शन वर्ड से सिमिलर है. अब देखिए, ये स्टार्टिंग में ये जो कंटिन्यूटी है ये इक्वल लेवल पर होना चाहिए और इधर भी आप कोशिश कीजिए इक्वल रहे. जैसे यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया लेकिन ये मोस्टली इक्वल ही लग रहा है. तो ये अबॉर्शन से सिमिलर लगता है. तो क्या कॉजिंग मिसकैरेज एक ऑफेंस है? देखिए, एक्सप्लेनेशन 3 जो है, एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 299 of this code says that the causing of death of a child in a womb, in mother's womb आएगा, mother's womb, in mother's womb mother's womb is
is not a homicide, but the death of a living child, the death of a living child, if any part of that child forthwith it is culpable homicide. होमिसाइड नहीं है, मानव हत्या नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमने लिख दिया कि ये वर्ड कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, और एक्सप्लेनेशन इज सिमिलर जो है ये अबॉर्शन वर्ड से मिलता जुलता है। एक्सप्लेनेशन 3 जो है सेक्शन 299 की, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 299 ऑफ दिस कोड ये कहता है कि अगर आपने किसी बच्चे की उसकी मदर के गर्भ में हत्या कर दी है तो वो मानव हत्या नहीं है, बट वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। मानव हत्या मतलब मर्डर नहीं है, बट वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो ये बात यहाँ पर कर दी गई। ये आपका बन गया एक इंट्रोडक्शन। अब मैंने कहीं इंट्रोडक्शन नहीं लिखा, कहीं कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये आपका इंट्रोडक्शन बन गया है। अब डिपेंड करता है कि आपसे एग्जाम में क्या पूछा गया है। क्या एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस, या व्हाट इज कॉजिंग मिसगैरेज, व्हाट इज दिस। अगर सब कुछ ऐसा कुछ पूछा गया है तो आप बता सकते हो। अगर ये इंट्रोडक्शन आ गया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता मीनिंग, तो आप इसी को मीनिंग की हेडिंग डालकर लिख देते, तो ये मीनिंग की फॉर्म में आ जाएगा। अब आप बीच में एक पॉइंट डाल सकते हो, बीच में एक हेडिंग डाल सकते हो, लीगल प्रोविजंस with respect to causing miscarriage। आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहो तो इसके चारों साइड में ऐसे करके आप एक बॉक्स भी बना सकते हो। ठीक है, अब आप लिखो यहाँ पर अलग जो इसके पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसमें पॉइंट्स हैं क्या कि सेक्शन 312 to 318 deals with the provisions relating to causing miscarriage, ठीक है। इंजरीज टू अनबोर्न चिल्ड्रन, and exposure and concealment of children। ये सारा आपको हेडिंग मिलेगा आईपीसी के आपके बेयर एक्ट में। तो 312 से 318 तक के जो प्रोविजन है वो डील करते हैं, कॉजिंग मिसकैरेज से डील करते हैं। वो बच्चे को आपने कहीं पर एक्सपोज कर दिया, छोड़ दिया है, तो उससे डील करते हैं। और इसके अलावा अगर किसी बच्चे का जन्म हो जाता है और आपने उसकी बॉडी को सीक्रेटली छुपाया है या कहीं पर दफना दिया है, तो वो भी बात करता है आपका सेक्शन 312 से लेकर 318 तक। लेकिन अगर टॉपिक आ जाता है आपका इन सारे पॉइंट से रिलेटेड, तो आप 312 से 318 तक के प्रोविजन लिखोगे। लेकिन अगर पॉइंट सिर्फ ये पूछा गया है कि कॉजिंग मिसगैरेज और उससे रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस बनते हैं, जो पनिशमेंट है वो आप बताइए, तो आप क्या करोगे,
आप लिखोगे कि बट सेक्शन 3122 to 316 specially deals with causing miscarriage and death of quick unborn child. Let discuss these provisions in detail. अब इन प्रोविजंस को हम डिटेल में करेंगे. पहला सेक्शन पूरा लिखिएगा आप. सेक्शन 312 क्या बातें करता है? 312 कहता है कॉजिंग मिसकैरेज. ये सिर्फ ये बताता है कि कॉजिंग मिसकैरेज, आपने मिसकैरेज कॉज किया है. ठीक है. एज पर दिस प्रोविजन to make this offense punishable, the following ingredients must be there. Must be there. फर्स्ट, अगर आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखते हो तो मैं एक बार आपको बेयर एक्ट भी पढ़ा देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपने आंसर राइट करना है. 1 सेकेंड. देखिए 312 क्या कहता है? हूएवर वॉलंटरली कॉजेज, जानबूझकर कर रहा है कोई एक्ट. ठीक है, कोई व्यक्ति जानबूझकर एक्ट कर रहा है. कॉजेज ए वुमन विद चाइल्ड टू मिसकैरी, एक वुमन है जिसके पेट में बच्चा है, गर्भ में बच्चा है, वूम में बच्चा है. सच मैरिज मिसकैरेज बी नॉट कॉज इन गुड फेथ में नहीं किया गया है. फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ वुमन बी पनिश्ड. ठीक है, ये इसकी पनिशमेंट आ गई है. फिर इफ द वुमन बी क्विक विद चाइल्ड का मतलब होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि 3 मंथ से छोटा जो गर्भ होता है माँ के पेट में उसको अबॉर्ट किया जा सकता है. बट 3 मंथ से अबव 4 या 5 मंथ का जो बच्चा होता है जिसमें धड़कने शुरू हो गई है, जिसकी मूवमेंट को आप देख सकते हो, उसे क्विक विद चाइल्ड कहा जाता है. अगर उस बच्चे को कोई मिसकैरेज करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है. ये उसकी पनिशमेंट है. फिर एक्सप्लेनेशन बताता है कि अगर एक वुमन हु कॉजेज हरसेल्फ, जो अपने आप ही मिसकैरी कर रही है उस बच्चे का, वो भी इस केस के अंदर आ जाएगी, इस ऑफेंस के अंदर फॉल कर जाएगी. तो ये वुमन की कंसेंट, विदाउट कंसेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मायने नहीं रखती. अगर आप वुमन ने कंसेंट दी है फिर वो भी ये माना जाएगा कि वो भी इसमें फॉल कर जाएंगी. ठीक है, तो अब हम इसे देखते हैं, थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझते हैं कि अगर आंसर कैसे लिखना है. फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे वॉलंटरली एक्ट. फर्स्ट इज वॉलंटरली एक्ट. वॉलंटरली किया है, जिस व्यक्ति ने वो एक्ट किया है मिसकैरेज करने का. मिसकैरेज को मैं अबॉर्शन भी बोल सकती हूँ, लेकिन मिसकैरेज वर्ड को हम करेंगे. वॉलंटरली एक्ट किया है. मान लो कोई लेडी है, वो किसी डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने क्या किया, उसको मिसकैरेज कर दिया, तो वो भी क्या माना जाएगा, इसी सेक्शन में फॉल करेगा. वॉलंटरली होना चाहिए. गन पॉइंट पर अगर किसी से एक्ट करवाया गया तो वो कंसेंट नहीं आएगी सेक्शन 90 में. तो अगर कंसेंट नहीं है तो वो वॉलंटरली नहीं माना जाएगा. फिर सेकंड, सच मिसकैरेज, ठीक है, बी नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ, not caused in good faith for saving the life of a woman.
ऑफ अ वुमन। तो अगर किसी महिला की जीवन को बचाने के लिए मिसकैरेज ना किया हो और वॉलंटरली एक्ट किया हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर आपका, वॉलंटरली हुआ है, ठीक है, गुड फेथ में नहीं किया गया। तो थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, शैल बी पनिश्ड, शैल बी पनिश्ड। इंग्रेडिएंट्स कर रहे हैं ना, सॉरी हम, तो हम इसमें शैल बी पनिश्ड इसमें नहीं आएगा। शैल बी पनिश्ड आप कहाँ लिखोगे, इतना लिख दोगे, फिर इसको आप एक्सप्लेन करोगे। वॉलंटरली एक्ट क्या होता है, वॉलंटरली एक्ट मीन्स, अब वॉलंटरली एक्ट को डिफाइन करेंगे हम। वॉलंटरली मीन्स इंटेंशन, उस बंदे की इंटेंशन थी या उसको नॉलेज था या रीजन टू बिलीव था, उसको इस बात का विश्वास था, रीजन टू बिलीव कि इससे मिसकैरेज हो जाएगा, बिलीव, ठीक है, एज पर सेक्शन 39, एज पर सेक्शन 39 ऑफ दिस एक्ट। तो सेक्शन 39 आईपीसी का कहता है कि वॉलंटरली का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी इंटेंशन हो, नॉलेज हो या उसे इस बात का रीजन टू बिलीव हो। इट मीन्स द मेंसरिया इज एसेंशियल कंडीशंस, ठीक है। इट मीन्स मेंसरिया is essential for this offense। मेंसरिया होना बहुत ज़रूरी है इस केस में, ठीक है। अगर कोई मेडिसिन भी दी जाती है किसी को, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। इट इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रिंग, जब किसी को मेडिसिन दी जाती है उसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन्स टू ए प्रेग्नेंट लेडी या प्रेग्नेंट वुमेन विच कॉजेज अबॉर्शन। अगर कोई डॉक्टर नॉर्मली दवाई भी दे देता है तो भी वो, अगर अबॉर्शन हो जाता है लेडी का, तो वो भी इसमें फॉल कर जाएगा। अब हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। फिर है कि गुड फेथ का आपको पता ही है कि आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो कि मिसकैरेज जो है, अगर वुमेन की लाइफ बचाने के लिए नहीं किया गया है तो वो जो है मिसकैरेज की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। फिर इसके इसी सेक्शन में एक और पॉइंट है, वो क्या कहता है, दिस सेक्शन, इसी में लिख रही हूं मैं, दिस section further says that if the woman be quick with child, then the punishment be higher, तो पनिशमेंट हाई होगी। अब ये जब आपने केस यहाँ पे लिखा था, ये जो मैंने पॉइंट बताया, इसमें आप पनिशमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप पनिशमेंट का जो प्रोविजन है, मैंने लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पर पनिशमेंट लिख सकते हो कि ऊपर वाले प्रोविजन के लिए कितनी पनिशमेंट होगी, ठीक है, हायर होगी यहाँ पर पनिशमेंट। और फॉर सच ऑफेंस, जो क्विक विद चाइल्ड के मैटर में, फॉर सच ऑफेंस द punishment may extend to 7 years, and the person
shall also be liable, shall also be liable for fine. यहाँ पर वर्ड यूज था एंड, यहाँ पर पनिशमेंट कितनी थी, 3 years था, और फाइन और बोथ, बट इसमें क्या है, दोनों ही मिलेंगी 7 years के साथ, मैक्सिमम 7 years है, और फाइन भी। अगर आप यहाँ एक्सप्लेन करना चाहते हो क्विक विद चाइल्ड को, तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। क्विक विद चाइल्ड का मतलब द गेस्टेशन पीरियड इज कंप्लीट। quick with child here means, quick with child here means, here means when the gestation period, when the gestation period, when the gestation period of pregnancy begins। इसका मतलब है द मूवमेंट ऑफ चाइल्ड। आप इसे 4 और 5 month प्रेगनेंसी भी कह सकते हो, 4 और 5 months प्रेगनेंसी यू कैन से। अगर आपने ये वाला पॉइंट लिखना है तो आपका आंसर थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आप कहाँ लिखोगे वो मैं बता देती हूँ। ये वाला पॉइंट आप बिल्कुल, जो मैंने ब्लैक कलर में लाइंस लिखी हैं, ये वाला पॉइंट जो है आपका जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर मैं एक स्टार बना रही हूँ, इस स्टार के पास ये पॉइंट आप लिख के फिर पनिशमेंट का प्रोविजन डालोगे। ये तो हो गया हमारा सेक्शन 312। इसके बाद अगर आप इसमें ये भी ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो भी कौन सा पॉइंट आप ऐड करना चाहते हो मैं और बता देती हूँ। अगर वो पॉइंट भी आप ऐड करना चाहते हो तो आप उस पॉइंट को भी ऐड कर दीजिए। क्या ऐड करोगे आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक्सप्लेनेशन बता दी थी कि दिस सेक्शन फर्दर elaborate that if the woman has given consent, she is also liable for this offense। तो वो भी इसके लिए लाइबल हो जाएगी। तो कई बार आपके मन में बात आती होगी कि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स अबॉर्ट करवा देते हैं बच्चे को, तो क्या वो इलीगल है। देखिए, हर एक एक्ट इलीगल नहीं माना जाएगा। अगर आपने, एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझा रही हूँ कि अगर आपने अबॉर्ट करवाया है बिफोर 3 months में कोई आप ऑफेंस नहीं मानोगे, ठीक है। लेकिन आफ्टर 3 months जब गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम में एक ऑफेंस बन जाता है। उसके लिए आपको फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट होता है, उसके तहत जो है आप वहाँ पर अबॉर्ट करवाने के लिए परमिशन ले सकते हो, आप अप्लीकेशन दे सकते हो। अब हम बात करेंगे सेक्शन 312 में कुछ और बात की, ठीक है, कि अगर मान लीजिए सेविंग ऑफ लाइफ वुमन, तो ये क्या है, अगर वुमेन की आपने लाइफ को बचाना है तो आप क्या करोगे, ठीक है। गुड फेथ में भी आप करते हो तो वो इसके अंदर फॉल नहीं करेगा। सेविंग ऑफ लाइफ ऑफ ए वुमन shall not fall अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन में वो फॉल नहीं करेगा, ये बात समझने वाली है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि रिस्क ऑफ लाइफ है या ग्रेव इंजरी हो सकती है फिजिकल और मेंटल हेल्थ को, तो क्या होगा,
ये पॉइंट्स मैं समझाने के लिए आपको करवा रही हूँ, आप लिखना चाहो लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि अफेक्ट ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ वुमन, कल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ ए वुमन, तो क्या होगा? हेल्थ ऑफ ए वुमन। तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट आपको समझा देती हूँ क्या होता है। कि देखिए इसके तहत क्या करना पड़ता है। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 provides that in such case का मतलब अगर हेल्थ का इशू है, in such case, ठीक है, इन सच केस में क्या होगा? अब an application was made, an application shall be made, application shall be made and pregnancy can be terminated after approval of medical panel, after approval of medical panel। इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन लगेगी, फिर एक पैनल डिसाइड होगा, पैनल बताएगा कि क्या एक्चुअल में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो उसके बाद ही उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, अदरवाइज वो इलीगल की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये हमारे प्रोविज़न हो गए सेक्शन 312 से रिलेटेड। इन प्रोविज़न को आप अच्छे से कर सकते हो, ये पॉइंट्स से आप नोट्स बना सकते हो और आपके लिए ये क्वेश्चन जो अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 313 की। सेक्शन 313 क्या कहता है उसको देख लीजिए आप। सेक्शन 313 ये किस चीज़ की बात करता है? ये आपको बात करता है कॉजिंग मिसकैरेज, विदाउट वुमेन्स कंसेंट, विदाउट वुमेन्स कंसेंट। ठीक है, इसको समझ लेते क्या है। Whoever commits the offence defined in the last preceding section without the consent of whether the woman is quick with child or not, punishable with life imprisonment आ जाएगा, और may extend to punished with life imprisonment of either description of 10 years or fine। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? Ingredients as per this section the following are the ingredients. As per this section the above ingredients of section 312 must be satisfied। पहले तो वो सेटिस्फाई होने चाहिए। Consent of woman is necessary as per this section। कि 313 में as per this section पर सेक्शन, ठीक है, इस सेक्शन के तहत कंसेंट नेसेसरी है, तभी 313 में आप केस दर्ज कर सकते हो। The child may be quick with the child is quick or not। the child नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर हम लिखेंगे the woman is quick with child or not। the woman is quick with child or not।
child or not. द कंसेंट ऑफ वुमेन इज नॉट नेसेसरी. यहाँ पर कंसेंट दी हो चाहे ना दी हो कोई मैटर नहीं है. यहाँ पर कंसेंट ऑफ वुमेन नहीं होना चाहिए, विदाउट कंसेंट होना चाहिए. ये पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा. उसके बाद जो आप इसको लिख सकते हो. ठीक है. फिर इसके अंदर पनिशमेंट का प्रोविजन लिख सकते होगी. द पनिशमेंट फॉर दिस ऑफेंस, द पनिशमेंट फॉर दिस ऑफेंस is can be life imprisonment, can be life imprisonment or sentence may extends to 10 years and liable to fine. अब आप बता दोगे 313 के बारे में आप लिख दोगे. उससे अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पर सेक्शन 314. ठीक है. अब आप आ जाते हैं सेक्शन 314 पे. सेक्शन 314 क्या कहता है? ये कहता है डेथ कोज्ड बाय एक्ट इंटेंट टू कोज्ड इंटेंट टू डेथ कोज्ड बाय एक्ट डन with intent to cause miscarriage. अब इसके इंग्रेडिएंट्स लिखना उससे पहले समझ लो क्या है. Whoever with intent to cause death or the miscarriage of a child does any act with causes the death of such woman punishable with वही है 10 years or liable to fine. यहाँ पर क्या था कि उसकी इंटेंशन क्या थी. यहाँ पर क्या हो जरूरी है, आप ऊपर वाली लाइन ऐड कर लेना. एज पर दिस सेक्शन द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स आर नेसेसरी. फर्स्ट में वॉलंटरली एक्ट तो होगा ही होगा. सेकंड में इंटेंशन टू कोज मिसकैरेज. और थर्ड आएगा इसमें डेथ ऑफ सच वुमेन. उस वुमेन की डेथ हो जाती है तो फिर क्या होगा, पनिशमेंट जो है वो आप जैसे मैंने ऊपर वर्डिंग में लिखवाया आप उस तरीके से लिख सकते हो. पनिशमेंट कितनी होगी, 10 ईयर्स की पनिशमेंट हो जाएगी और विद फाइन हो जाएगा. विद फाइन इफ द वुमन हैज गिवन कंसेंट. अगर वुमन की कंसेंट है तो वुमन हैज गिवन कंसेंट. अगर वुमन ने कंसेंट दी थी तो पनिशमेंट ये होगी. अगर वुमन ने कंसेंट नहीं दी तो पनिशमेंट ये नहीं होगी. अब नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा मुझे. ये पेज कंप्लीट हो चुका है. अगर विदाउट कंसेंट है तो क्या पनिशमेंट होगी. पनिशमेंट आप देखिए इसी के अंदर क्या है. ये वाला पॉइंट हो गया. अब यहाँ पर कोमा लगा हुआ ना, यानी कि इससे आगे भी कुछ है इसके अंदर करने वाला. एक सेकंड चलो इसी से मूव कर लेते हैं. पेज भी ना कई बार इतना प्रॉब्लम देता है. अरे हो जा रहे, खिसक जा रहे आगे. कम ऑन अटक रहा है बार बार. क्या प्रॉब्लम है. ये रहा. एंड इफ द एक्ट इज डन विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमन शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. फिर इट इज नॉट एसेंशियल टू दिस ऑफेंस दैट द ऑफेंडर शुड नो
दैट द लैक इज, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑफेंडर को पता था या नहीं पता था कि उसकी डेथ हो जाएगी, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो अगर पनिशमेंट कितनी हो जाएगी, पनिशमेंट हो जाएगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, हाईएस्ट पनिशमेंट है ये, एंड फाइन इफ एक्ट डन विदाउट द कंसेंट, एक्ट डन विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमन। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज ऑल्सो not necessary that, not necessary that, necessary that the offender have knowledge, the offender have knowledge, offender has knowledge or not, कि चाहे ऑफेंडर को नॉलेज थी या नहीं थी कि डेथ हो जाएगी, बट अगर ऐसा एक्ट हुआ तो वो लाइबल माना जाएगा 314 के अंदर। अब हम बात करते हैं सेक्शन 315 की। 315 कहता है कि एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव, टू प्रिवेंट चाइल्ड, टू प्रिवेंट चाइल्ड, प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है आपको, बीइंग बोर्न अलाइव, और to cause it, to cause it to die, to cause it to die after birth, या तो जन्म के बाद उसे मार दे या उस बच्चे को जन्म लेने से पहले ही मार दे, जन्म ही ना लेने दे। तो ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर जो पेज मैंने करवाया था उसमें क्या था, यहाँ पर वॉलंटरली एक्ट आ गया, तो इसका मतलब उसमें इंटेंशन तो होगी ही होगी। इंटेंशन को आप एक्सप्लेन कर दोगे, क्योंकि जब आपके क्वेश्चन में ही, आपके वेयर प्रोविजन में ही इंटेंट दिया हुआ है तो आप वहां पर उसको कर सकते हो। तब 315 का भी अगर आप देखते हो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, तो कोई ज़्यादा ऐसा इंग्रेडिएंट्स वाली बात यहाँ पर है नहीं जो आपको समझाने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो उस सेंस में आप जो है कोई ज़्यादा टेंशन हमें नहीं लेनी है, सिंपल सा है। इसके अंदर क्या क्या आप लिख दोगे, एज पर दिस सेक्शन फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स, एज पर दिस सेक्शन फॉलोइंग आर द, फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स, द इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगी, कौन कौन से हो जाएंगे। फर्स्ट होगा हमारा वॉलंटरली एक्ट, वॉलंटरली एक्ट इंक्लूड्स इंटेंशन, पहला इंटेंशन होगा उसका। ठीक है, फिर इसको क्या करना चाहता है, सच पर्सन मस्ट prevent the child, prevent the child being born alive, being born alive, or cause to, or cause it to die after birth। ये कंडीशन होगी। फिर इसमें आप पनिशमेंट जो भी दी गई है बेयर प्रोविजन में उससे आप पनिशमेंट मेंशन कर सकते हो, ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेक्शन 316 की। सेक्शन 316 क्या कहता है, ये आपको कहता है कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबोर्न चाइल्ड बाय अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, quick unborn child, causing death of quick unborn child, causing death of quick unborn child, unborn child amounting to culpable homicide। कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में उसे रख दिया है,
इसमें है कि क्या होता है कि इसमें वो मदर को मारना चाहता है, ठीक है, कहीं ना कहीं मदर को भी मारना चाहता है इस एक्ट के अंदर, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए इस बेरेक्ट को देखें तो क्या कह रहा है कि कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग कल्पेबल होमिसाइड, कि वो क्या करना चाह रहा है कि क्विक अनबॉर्न चाइल्ड है, अनबॉर्न चाइल्ड वो क्विक है, उसकी डेथ कॉज करना चाह रहा है, लेकिन उसको ये भी आइडिया है कि उसकी मदर की भी डेथ हो सकती है, तो वो जो है कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होगा। ए नोइंग दैट इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमन डज एन एक्ट विच कॉज डेथ ऑफ ए वुमन, उसे पता है कि एक प्रेग्नेंट वुमन की डेथ हो सकती है और अगर उसकी डेथ कॉज हो जाएगी तो कल्पेबल होमिसाइड बन जाएगा, यानी कि जब वो उस बच्चे को मारने का प्रयास कर रहा है और उसको ये पता है कि मदर की अगर डेथ हो गई तो कल्पेबल होमिसाइड वो हो सकती है। तो अगर मान लो वुमन मरती नहीं है और सिर्फ उसको चोट पहुंचती है, कुछ नुकसान होता है, लेकिन उस अनबॉर्न क्विक चाइल्ड की डेथ हो जाती है, तब भी वो व्यक्ति जो है कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होगा। और जब कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होता है तो जो उसकी पनिशमेंट है वो 316 में नहीं होगी, अपितु उसकी पनिशमेंट का प्रोविजन कहीं और दिया गया है। कहाँ दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड की बात हो रही है, तो कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट उसे लगेगी, जो 304 में दी गई है, पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो उसे कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट जो है दी जाएगी 304 के तहत। लेकिन इस प्रोविजन में क्या है कि कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड, यहाँ पर वो मौत किसी और की चाहता था, मारना किसी और का चाहता था, लेकिन मर कोई और जा रहा है, तो उस मामले में 301 में भी वो फॉल कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है, कई बार क्या जजेज अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप 300 जो 16 का प्रोविजन है वो उसमें ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एक दो केस लॉ भी आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो जो है आप उसमें ऐड कर दो। मैं केस लिखवाती हूँ आपको। केस का नाम है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस फ्लोरा, वर्सेस फ्लोरा सेंटुनो कुटिनो। इसमें बेसिकली फैक्ट्स क्या थे, अगर ये आपको बुक में मिल जाए तो बुक से आप कर लेना। इसमें फैक्ट्स क्या है मैं बोल रही हूँ, आप लिख सकते हो कि इसमें क्या है। एक व्यक्ति है हु हैज इलिसिट रिलेशंस विद अ वुमन, चलो मैं लिखवा ही देती हूँ, आपके नोट्स बन जाएंगे। और कहाँ से ढूंढते फिरोगे आप, एलएलबी के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर, आपका वैसे ही कंफ्यूज रहते हो। इसमें जो रेस्पोंडेंट है, रेस्पोंडेंट हैज इलिसिट रिलेशनशिप, इलिसिट का मतलब नाजायज, इलिसिट रिलेशनशिप विद अ वुमन, with a woman. She was pregnant, वो प्रेग्नेंट हो गई। there was some problem while miscarriage, she died because of excessive bleeding, से वो बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से मर जाती है। उसके बाद वो क्या करता है, ही with the help of another person buried her, मतलब उसे दफना देता है। ट्रायल कोर्ट एक्विटेड हिम, ट्रायल कोर्ट ने उसे बरी कर दिया, ट्रायल कोर्ट एक्विटेड हिम, ट्रायल कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। और अपील में उसने, इन अपील
he was convicted as the miscarriage was not happen in good faith। तो यहाँ उसका गलत संबंध था, उस संबंध से छुटकारा चाह रहा था, कहीं भी अच्छाई नहीं थी कि वो मदर को बचाना नहीं चाह रहा था, उसने मिसकैरेज किया, तो यहाँ पर वो लायबल ठहराया गया। तो आप इस हिसाब से लिख सकते हो क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका। उसके बाद आप लास्ट में कंक्लूजन लिखना चाहो तो वैसे नहीं अपने कंक्लूजन हेडिंग डालना, आप लिखोगे विद द अबव डिस्कशन it can be said that causing miscarriage with or without consent of a woman is punishable under the above discussed provisions। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लिख सकते हो। अगर आपका अबंडन और एक्सपोजर का भी दिया हुआ है कि आप उसके बारे में भी लिखिए तो वो दोनों प्रोविजन को भी आप डिस्कस कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा मैं अबंडनमेंट और एक्सपोजर का भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, हम अब बात करते हैं, ये तो आ गया आपका कॉजिंग मिसकैरेज पे क्वेश्चन। अब मैं आपको एक नया पॉइंट और डिस्कस करवा रही हूँ सेक्शन, साथ के साथ मैं सेक्शन 317 को भी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। 317 क्या कह रहे हैं देखिए, एक्सपोजर एंड अबंडन। एक्सपोजर का मतलब कहीं फेंक देना, अबंडनमेंट त्याग कर देना किसी ऐसे बच्चे का जो 12 साल से छोटा है, बाय पेरेंट्स और पर्सन हैविंग केयर, या तो उस व्यक्ति के द्वारा उसे त्याग किया गया है जो उसके पेरेंट्स है या जो व्यक्ति उसकी केयर कर रहा है। Whoever being the father or mother of a child under the age of 12 years or having the care of such child shall expose, ठीक है, or leave such child in any place with the intention, ये उनकी इंटेंशन है कि वो पूरी तरह से उसको छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या है 7 साल की पनिशमेंट का प्रोविजन है। दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडिंग टू प्रिवेंट द ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर फॉर मर्डर, पर इसके अंदर जो है उसका ट्रायल फॉर मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का नहीं चलेगा। द केस में भी द चाइल्ड डाइन कंसिडर, अगर मान लो एक्सपोजर की वजह से अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो मर्डर के लिए, कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल नहीं होंगे। तो बेसिकली क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, मैं सिंपल इंग्रेडिएंट्स लिखवा रही हूँ। पहला आपका इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर कि चाइल्ड टू बी अंडर 12 ईयर। सबसे पहले जो बच्चा है वो 12 ईयर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। एक्सपोजर मस्ट बी, एक्सपोजर और अबंडनमेंट मस्ट बी बाय पेरेंट और एनी पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट, एनी पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट, उसकी संभाल करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति छोड़ता है तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन है 7 साल तक का। पनिशमेंट क्या हो जाएगी इसमें, 7 साल, 7 ईयर्स, फाइन और बोथ। और ये नीचे ये जब दिया होता है ना आपका बेरक पढ़ते हो नीचे दिया होता है तो वो कोग्निजेबल है ये, तो यानी कि इसमें FIR दर्ज होगी। अब मान लो कई बार, अब तो क्या है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है 2015 का, उसके अंदर अगर कोई पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को नहीं रखना चाहता है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से और कोई अदर रीजन की वजह से, तो वहां पर आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आप वहां पर जाकर उसे सौंप सकते हो और वो जो है उनका संभाल करती है, और आगे अगर कोई अडॉप्शन में लेना चाहे तो उनको अडॉप्शन में भी दे सकते हो। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ऐसा होता है।
यहाँ पे हमारा 318 वो कहता है कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल, बच्चे का जन्म को छुपाया और उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज कर दिया। हुएवर बाय सीक्रेटली ब्यूरिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ द डेड बॉडी वेदर सच चाइल्ड डाई बिफोर और आफ्टर और ड्यूरिंग इट्स बर्थ, इंटेंशनली जानबूझकर या कैसे भी किया हो, तो वो जो है ये माना जाएगा कि वो जो है उन्होंने क्राइम किया है। तो देखिए पहले तो 317 का एक पॉइंट और रह गया है, वो ये रह गया है कि डेथ ऑफ ए चाइल्ड नो लायबिलिटी, death of a child while exposure, death of a child as a consequence of the exposure does not liable, do not liable लिख सकते हो, do not liable such person for कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। एक सेकंड, कुछ आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकंड, एक बार दोबारा से पढ़ो बेयर प्रोविजन को, इसमें क्या लिख रखा है। अच्छा ये है कि दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट द ट्रायल, ये रोकेगा नहीं ट्रायल करने से। सॉरी मैंने थोड़ा सा पहले गलत इंटरप्रेट कर दिया इसे। ये कह रहा है कि दिस सेक्शन नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट द ट्रायल, उन जिन्होंने उस बच्चे को एक्सपोज किया है या अबंडन किया है, ये किसी भी प्रकार से उनके मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के ट्रायल को नहीं रोकेगा, चाहे वो बच्चा छोड़ने की वजह से मरा हो। तो ये है द पर्सन डेथ ऑफ ए चाइल्ड एज ए कंसिक्वेंस ऑफ द एक्सपोजर। एक सेकंड, इसको दोबारा से लिखती हूँ मैं सेंटेंस ही पूरा का पूरा। एक बार अगर हम इंटरप्रिटेशन गलत करेंगे तो ऐसे ही होता है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ जब भी करो आप इंटरप्रिटेशन काफ़ी अच्छे से करो, क्योंकि आज का लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, इसलिए मुझे भी जल्दबाजी लगी हुई थी, सॉरी फॉर दैट प्रॉब्लम। देखिए तो इसमें क्या होगा कि व्हेन द चाइल्ड डाइड ड्यू टू, क्या हो रहा है, ड्यू टू दैट एक्सपोजर such person shall be liable for murder और कल्पेबल होमिसाइड। तो दोनों के लिए, वो किसी भी एक के लिए लाइबल हो सकते हैं, ये कहना चाह रहा है ये। नेक्स्ट प्रोविजन आपका कंसीलमेंट ऑफ बर्थ, सीक्रेटली किसी बच्चे का जन्म हो रहा है और आप उसे छुपा रहे हो, तो और बॉडी को आप जो है क्या कर रहे हो, डिस्पोजल कर रहे हो। तो इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे सेक्शन 318 के लिए, अब एयर एक्ट से बार बार पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। पहला पॉइंट है इसके अंदर सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ बॉडीज ऑफ चिल्ड्रन या चाइल्ड, बॉडी ऑफ चाइल्ड, पहले आप सीक्रेट डिस्पोजल कर रहे हो उस बच्चे का, ठीक है। सेकंड है डेड बॉडी ऑफ ए चाइल्ड, अब वो बच्चा जो है वो डेड बॉडी होनी चाहिए उसकी, ऐसा ना हो कि जिंदा जागता बच्चा हो। अगर इस सेक्शन में उसे लाना है तो ऐसा नहीं कि अगर जिंदा जागता है तो उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। अगर हमें इसे 318 में लाना है तो ये जरूरी है। और कंसील करना चाहता है वो, कंसीलमेंट ऑफ द बर्थ ऑफ चाइल्ड, उस चाइल्ड का कंसीलमेंट करना चाह रहा है, तो उसको जो है पनिशमेंट मिलेगी, जो उसमें प्रोविज़न दिए गए हैं 2 साल तक की पनिशमेंट उसे हो सकती है, तो वो प्रोविज़न आप उसमें से देख सकते हो। तो मैं उम्मीद करते हूँ LLB के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आंसर राइटिंग का तरीका पता चल गया होगा कि LLB के एग्ज़ाम में आपने कैसे आंसर राइट करना है। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो और बना दूँगी। और कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेम्बर्स का, नेबरहुड का ध्यान रखिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए,
और लाइक सब्सक्राइब अच्छे से कीजिएगा। और जितना ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करोगे उतना मेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा, इतने लेंथी वीडियो को ध्यान से देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।